ओम सूर्याय नमः। आप सभी साधक गण को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, हम सब जानते हैं यह छठ महापर्व केवल आस्था नहीं है, यह बिहार की आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब सूर्य की लालिमा गंगा के जल में झिलमिलाती है, तब हर बिहारी के भीतर नई आशा, नई ऊर्जा और नया संकल्प जन्म लेता है। यह पर्व मातृशक्ति के तप, संयम और समर्पण का अद्भुत प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि पवित्रता केवल जल में नहीं, विचारों में भी होनी चाहिए। ये सूर्य मंत्रों का जप जानते हैं, प्रातःकाल जब हम करते हैं सनराइज टाइम में, इसे बहुत ही प्रभावी माना गया है, क्योंकि उस समय सूर्य की लाल किरणें इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड रे शरीर की जो हमारी सेल्स है ना, कोशिकाओं, इनको पुनर्जीवित करती है। विटामिन डी, जिनसे कैल्शियम के निर्माण में फायदा मिलता है, और सर्काइडियम रिदम इनको संतुलित करती है। और ध्यान पूर्वक जप करने से हमारी पीनियल ग्लैंड्स जो है ये सक्रिय होती हैं, जिससे हमारी मानसिक एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता होती है। तो छठ पर्व को बस ऐसे ही पर्व न माने। और आज हमारा बिहार फिर एक मोड़ पर खड़ा है, जहां परंपरा और परिवर्तन दोनों पुकार रहे हैं। एक ओर छठ का दीप हमें भीतर से प्रकाशमान करता है, और दूसरी ओर अंधकार है, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और अंधविश्वास का। तो आइए इस छठ पर्व पर हम केवल सूर्य को अर्घ न दें, बल्कि अपने हृदय से एक और अर्घ चढ़ाएं। हम बदलेंगे, बिहार बदलेगा, क्योंकि सच्ची उपासना वही है जो ईश्वर के साथ समाज के उत्थान का संकल्प भी जगाए। ये छठ की सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व को जानते हैं साथियों। ये छठ केवल सूर्य की आराधना नहीं, यह आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सात्विकता, प्यूरिटी और कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी का उत्सव है। जब व्रती महिलाएं बिना किसी दिखावे के 36 घंटे उपवास रखती हैं, तो ये हमें सिखाती हैं कि आत्मबल किसी भी प्रार्थना से बड़ा होता है। सूर्य इस सृष्टि के ऊर्जा स्रोत हैं, पावर हाउस है, और छठ का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सूर्य की तरह दीजिए और सागर की तरह स्वीकार कीजिए। इस पर्व में बिहार की सामाजिक योग्यता झलकती है। अमीर, गरीब, ऊंच नीच, गांव, शहर सब एक घाट पर मिलते हैं। यही लोकतंत्र का सबसे सुंदर रूप है साथियों। आध्यात्मिक दृष्टि से छठ हमारे मानव और प्रकृति के समन्वय का पर्व है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, तो प्रातःकालीन सूर्य किरणों का स्नान विटामिन डी की प्राप्ति, मानसिक शांति और शरीर में हमारे रक्त प्रवाह को संतुलित करता है। परंतु इस प्रकाशमान आस्था के बीच हमें यह भी समझना होगा कि यदि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का सूर्य न उगा, तो छठ का यह प्रकाश जानते हैं अधूरा रहेगा। इसीलिए छठ हमें केवल पूजा नहीं, परिवर्तन का पर्व भी मनाना चाहिए। इसे परिवर्तन का पर्व मानिए, जो हमें बिहार के पुनर्जागरण की दिशा में ले चले। बिहार की वर्तमान स्थिति और क्या चुनौतियां हैं जानते हैं? हमारे बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। नालंदा, विक्रमशिला, चाणक्य, बुद्ध और महावीर की भूमि मानी गई है। पर आज यह धरती संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। किस चीज की? बेरोजगारी, अशिक्षा, पलायन और कुप्रशासन का। तो आज मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, और आपके समक्ष आज कथावाचक की भूमिका में वो 10 प्रमुख कारण का जिक्र करूंगा, जिसे मैंने घोर अध्ययन ही नहीं, अनुभव के आधार पर आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो आज भी बिहार को पिछड़ा बनाए हुए है।
जिसमें सबसे पहला आता साथियों अशिक्षा। सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है, डिजिटल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी है, स्किल डेवलपमेंट ना के मात्र है। जो बेरोजगारी है, उद्योगों का अभाव, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, उसी के कारण ये बेरोजगारी है। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी कमजोरी, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो और जलापूर्ति में पिछड़ापन हो। हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता, आपने देखा होगा कि आजादी के बाद हमारे कितने चीफ मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, 5-5 दिन, 3-3 दिन, 90 दिन, इतने फ्रीक्वेंटली। राजनीतिक रूप से जो अस्थिरता है, इसके वजह से नीतियों में निरंतरता का अभाव होता है। और ये प्रकृति जिनकी हम पूजा कर रहे हैं ना आज, ये बाढ़, आपदा प्रबंधन, इसकी कमी है। क्योंकि बाढ़ आए इसे भी नियंत्रित किया जा सकता। साथियों, आज के तकनीकी युग में हर वर्ष खासकर उत्तर बिहार में विनाश और पलायन, इसी का तमाशा हम हर साल देखते हैं। और बिहार में क्या होता है जानते हैं? अंधविश्वास और उसके साथ उससे जुड़ी जो सामाजिक कुरीतियां हैं। क्योंकि आधुनिक विज्ञान के प्रति उदासीनता का असर है साथियों। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की कमी है। बेटियां शिक्षा और रोजगार में पीछे हैं। हमारे आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के लिए उपयुक्त शौचालय की कमी है। इसके कारण महिलाओं की, लड़कियों की ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में पाई जाती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति है, जहां हर 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में जानते हैं 7000 पर एक डॉक्टर आ रहे हैं, और अगर पटना जैसे बड़े शहरों को हटा दिया जाए तो ये पॉइंट में होंगे। इतने डॉक्टर और अस्पतालों की कमी है और जनसंख्या दबाव। ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी, द मोस्ट डेंसिटी, जब अखंड बिहार हुआ करता था, जब झारखंड भी साथ था, तो हमारे भूमियां ज्यादा थी। आज भूमियां वहां चली गई और तमाम जनसंख्या बिहार में रह गया। तो ये सीमित संसाधन पर अत्यधिक बोझ आ रहा और राज्य से पलायन। साथियों, हमारे ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, जो हमारे कुशल युवा बाहर जा रहे हैं, गांव में ऊर्जा घट रही है। परंतु दोस्त, केवल हमें सरकार को नहीं देने चाहिए, बल्कि पूरे समाज का है। चाहे वो मतदाता से लेकर परिवार तक, सबकी जिम्मेदारी है कि वो स्थिति को सुधारे। इसीलिए साथियों, मैं नरेंद्र कुमार, इस छठ पर हमें केवल सूर्य को नहीं, स्वयं को भी जगाना है। और इसी दिशा में हम सब आपके साथ 10 संकल्प लेंगे बिहार की विकास की दिशा में साथियों, जिसका पहला संकल्प होगा, हम शिक्षित बिहार का निर्माण करेंगे। हर घर का पहला दीपक अब मंदिर में नहीं, विद्यालय में जलना चाहिए। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, सोच की दिशा है साथियों। और सरकार को चाहिए कि हर ब्लॉक में डिजिटल स्कूल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करे। आज डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्री को देख के हम लालायित होते हैं। जानते हैं उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले शिक्षित किया था अपने लोगों को। 15वीं 16वीं सदी में उनका हाल बिहार के हाल से भी बदतर था। आज उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारा, संस्कार को सुधारा, और आज वो प्रगतिशील हैं। यानी बिहार को भी सबसे पहले शिक्षा सुधारना पड़ेगा। परिवारों को यह व्रत लेना होगा कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। और दूसरी संकल्प, हम जातिवाद से ऊपर उठकर विकास को चुनेंगे। अभी इलेक्शन आ रहा, नवंबर 2025 को। वोट अब जाति नहीं, क्षमता पर पड़े। बिहार तब बदलेगा जब लोग जाति की जगह गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे। हर मतदाता को यह समझना होगा कि वोट केवल नेता नहीं, नीति को चुनता है साथियों। और हमारी तीसरी संकल्प होगा, हम अंधविश्वास नहीं, विज्ञान को अपनाएंगे। और यह हमें छठ सिखाता है कि प्रकृति पूज्य है, पर अंधभक्ति नहीं। बिहार के युवाओं को चाहिए कि विज्ञान प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप्स
और इनोवेशन नवाचार में आगे आए। मीडिया और शिक्षक मिलकर अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक सोच का अभियान चलाएं। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, खुद में भी और अपने आसपास के समाज में भी साथियों। और चौथा संकल्प, हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। छठी व्रती नारी उस शक्ति का प्रतीक है जो सूर्य से संवाद करती हैं। और अब समय है कि बेटियों को केवल पूजा नहीं, पुस्तक और पेशा भी मिले। हर पंचायत में महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता योजनाएं लागू की जाए। और पांचवा संकल्प होना चाहिए, हम पलायन रोकेंगे, रोजगार यहीं बनाएंगे। युवा बिहार छोड़कर जाते हैं ना साथियों, क्योंकि अवसर नहीं है। सरकार को एमएसएमई और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। प्रवासी बिहारी अपने गृह जिले में नॉलेज इन्वेस्टमेंट करें, स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग सेंटर या टेक्नोलॉजी हब बनाकर। और छठा संकल्प है, हम स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। हर प्रखंड में आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल क्लिनिक और टेलीमेडिसिन सेवाएं अनिवार्य हों। परिवारों को भी यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य पर खर्चा व्यय नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं साथियों, यह निवेश, इन्वेस्टमेंट है। चाहे वह साफ जल हो, स्वच्छ भोजन हो, योग ध्यान हो, इसको हमें जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और सातवां संकल्प है, हम बाढ़ और पर्यावरण से सीखेंगे। हर वर्ष बाढ़ बिहार को तोड़ती है, झकझोरती है, मारती है, पर हम सीखते नहीं। इस बार छठ पर संकल्प लें कि हर नागरिक एक पेड़ लगाए, हर पंचायत में जल संचयन योजना बने। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सजगता भी भक्ति का हिस्सा है साथियों, यह भी भक्ति योग में आएगा। और आठवां संकल्प है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे। छठ हमें सिखाता है, शुद्धता सबसे बड़ा तप है। यदि हम अपनी ईमानदारी को पूजा का हिस्सा बना ले तो कोई सिस्टम हमें पीछे नहीं रख सकता। जनता को आरटीआई, सूचना का अधिकार, सोशल मीडिया और जन सुनवाई का सही उपयोग करना चाहिए। और नौवां संकल्प है, हम स्वच्छता और अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। सूर्य के पूजा जानते साथियों, तभी सार्थक है जब हमारा घर और मन दोनों स्वच्छ हों। हर मोहल्ले में सफाई दल, हर गांव में स्वच्छता सीमित बने, ये समिति, एक कमेटी का निर्माण हो। बच्चों को समय पालन और श्रम की गरिमा का संस्कार घर से दिया जाए। उन्हें उद्यमशीलता सिखाया जाए, अकर्मण्यता, आलस्य नहीं। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण अंतिम संकल्प हमें क्या लेना चाहिए जानते हैं साथियों? इस लोकतंत्र के पर्व में हम अपने वोट को राष्ट्र निर्माण का साधन बनाएंगे। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, यह बिहार के भविष्य का निर्णय है। वोट देते समय आप याद रखिए, यह अर्थ है अपने बच्चों के भविष्य का। चुने वही नेता जो शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और नैतिकता के मुद्दे पर काम करे। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना है साथियों। आने वाले चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, विचार परिवर्तन का अवसर है। हर मतदाता जब बूथ पर आप जाइए ना, तो मन में यह भाव लेकर जाइए, मैं वोट देने नहीं, भविष्य लिखने जा रहा हूं। किसी दल के झंडे या प्रलोभन से नहीं, अपने बच्चों की आंखों से देखिए साथियों, क्या यह वोट उनके बेहतर विद्यालय, रोजगार और स्वास्थ्य की दिशा में जाएगा? आप अपने बच्चे को बिल्कुल ध्यान में, सजगता में लाकर तब वोटिंग कीजिए कि क्या उसके लिए बेहतर है या हमारे लिए महज 500 रुपया। मैं बस मजाक कर रहा हूं। नेता बदलने से पहले साथियों हमें सोच बदलना आवश्यक है। वोट वही जो बिहार को विकसित बनाए, न कि वही जो समाज को बांटे। छठ का यह पर्व हमें सिखाता है, अर्घ केवल सूर्य को नहीं, सत्य को भी दीजिए।
और ये छठ और ये सूर्य उपासना परिवर्तन का प्रतीक है साथियों। सूर्य प्रतिदिन उदित होते हैं बिना किसी भेदभाव के। वे किसी जाति, धर्म या वर्ग को नहीं देखते, केवल प्रकाश देते हैं। छठ इसी निष्काम पर्व का कर्म का प्रतीक है। हम सबको सूर्य से यह सीख लेनी चाहिए कि प्रकाश दो भेदभाव नहीं। यदि हर बिहारी अपने जीवन में थोड़ा सा सूर्य बन जाए, थोड़ा प्रकाश, थोड़ा परिश्रम और थोड़ा प्रेम बांटे, तो कोई ताकत नहीं बिहार को पिछड़ा नहीं रखा सकती। सूर्य उपासना हमें ऊर्जा देती है, लेकिन यह ऊर्जा तभी सार्थक है जब वह समाज की सेवा में लगे। इसीलिए इस छठ पर जब आप अर्घ दें तो मन में यह प्रार्थना कीजिए साथियों, हे प्रभु सूर्य, हमें शक्ति दीजिए, हमें ज्ञान का दीप जलाएं और बिहार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाएं। जानते साथियों, बिहार का ऐतिहासिक वैभव रहा है, जहां नालंदा, विक्रमशिला, महात्मा बुद्ध का योगदान जग जाहिर है। पर आज की तस्वीर यह है कि कई इंडिकेटर्स जो सूचकांक हैं राष्ट्रीय औसत से भी पीछे हैं और कुछ मामले में तो उन विकसित राज्य से भी बहुत नीचे हैं। हम आज छठ के अवसर पर ही, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सहज रूप से सुनने के लिए तैयार हैं। हम उन कारण की एक एक करके बात करेंगे साथियों। तो पहला है एजुकेशन गैप, जिसे आप अशिक्षा कह सकते हैं। जो सेंसस 2011 की अगर रिपोर्ट की बात माने और बाद के सरकारी सर्वे भी यह बताते हैं कि बिहार की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम रही है। हाल के सर्वे यह दिखाते हैं कि राज्य ने सुधार किया है, पर हिंदी क्षेत्र के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में शुमार रहा बिहार। सेंसस 2011 में बिहार में जानते हैं लिटरेसी रेट क्या था? 61.8%, जबकि इंडिया का 74%। आप सोचेंगे महत थोड़ा ही तो अंतर है। बाद के सर्वे में सुधार, परंतु कई ऐसे अग्रणी राज्य हैं, जैसे केरल का अगर मैं बात करूं 94.5% तक हैं। इनसे बिहार काफी दूर है। इसका अर्थ क्या है जानते हैं साथियों? कम साक्षरता का अर्थ समझते हैं? सूक्ष्म कौशल, सरकारी योजनाओं की समझ, डिजिटल बैंकिंग, स्किल प्रशिक्षण तक पहुंच में बाधा करती है यह, और इसका दीर्घकालिक प्रभाव हमारे रोजगार और सामाजिक सूचकांकों पर पड़ता है। केरल की अगर मैं बात करूं तो इसका साक्षरता दर 90% है, 95 तक है। यह ऊंचे स्कूल उपस्थिति, सार्वभौमिक प्राथमिक पहुंच और सक्रिय साक्षरता अभियानों का परिणाम है साथियों। और जो दूसरा कारण है बेरोजगारी और आर्थिक संरचना पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि का भार पारंपरिक रूप से बहुत ही ज्यादा रहा है, 70%। औद्योगिक विनिर्माण कम है और जो निजी निवेश है लगभग सीमित है या नहीं के बराबर है। जिससे क्या हो रहा, यहां के युवाओं के लिए आयोजिक अवसर सीमित रहे। जीएसडीपी डाटा को देखें, रोजगार सर्वे यह बताते हैं कि सेवा विस्तार हुआ है, पर औद्योगिक रोजगार जो है ये सतत नहीं है। और अगर अलग विकसित राज्य से अगर कंपेयर करें तो उनकी उद्योग है, पर्यटन है और सूक्ष्म उद्योगों के मिश्रण से युवा रोजगार पैदा करते हैं। अगर मैं केरल में बात करूं तो सेवा क्षेत्र तथा माइक्रो उद्यमों रोजगार उपलब्ध कराया है। इसलिए बेरोजगारी दर और स्वरोजगार कदमों में फर्क दिखता है। अगर मैं बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, बिजली, जल, स्वास्थ्य की बात करूं तो क्या अभी की स्थिति है जानते हैं? हाईवे, ग्रामीण संपर्क मार्ग, विद्युत निरंतरता। हम भारत के जो प्रति व्यक्ति बिजली खपत करते हैं ना, इसका 1/4 करते हैं। और आज भी बिहार के कई गांव हैं जहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। स्वच्छ जल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की पहुंच अभी भी कई जिलों में अपूर्ण है। नीति आयोग के राज्यों के तुलनात्मक रिपोर्टों में बिहार कई मैट्रिक्स में पीछा दिखता है।
चाहे वो सार्वजनिक वित्त हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में हो। सड़कों की कुल लंबाई, कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, पर गुणवत्तापूर्ण कनेक्टिविटी आप सुनते होंगे आए दिन, पुल अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, लोकार्पण भी नहीं हुआ, उससे पहले ही गिर गया, या लोकार्पण के 2 महीने के अंदर ही गिर गया, धंस गया। गुणवत्ता, कनेक्टिविटी और विद्युत आपूर्ति घनत्व विकसित राज्यों से अभी भी बहुत कम रहा है। और चौथा है साथियों, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जल्दी जल्दी पार्टियों के तोड़ जोड़, जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री मंत्रियों का बदलना, यह नीति निरंतरता का अभाव है। और इसके कारण योजनाओं की जो निरंतरता होती, कंटिन्यूटी, केंद्र राज्य जो समन्वय है, कार्यान्वयन जो एग्जीक्यूशन, इसमें लेट होते हैं। और भ्रष्टाचार ने निवेश और दीर्घकालिक नीति की निरंतरता को भयंकर प्रभावित किया है। नीति की मैक्रो रिपोर्ट अगर देखें तो उनकी वित्तीय चुनौतियां जो हैं, चाहे डेब्ट टू जीएसडीपी हो अनुपात, इसका जिक्र है कि जो नीति लचीलापन घटाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है जानते हैं? जो निवेशक है, इन्वेस्टर, अनिश्चितता और उद्योगों का धीमा विकास और परियोजनाओं का लंबा चक्र चलता है। वहीं विकसित राज्य जिनमें सुशासन, नियमों की निरंतरता रही है, वहां विकास दर तेज निकल गई। और पांचवा जो मैं बात किया, बाढ़ और आपदा प्रबंधन की कमजोर तैयारी। आज आप विदेशों में देखिए, कई देश भूकंप को कंट्रोल कर लेते हैं, तूफान को कंट्रोल कर लेते हैं, और हम बिहारवासी एक महज फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बांध नहीं बना पा रहे। खासकर उत्तर बिहार की मैं बात करूं, हर वर्ष जो नदियां हैं तटीय क्षेत्रों में सालाना बाढ़ का कुप्रभाव आता है, जान माल की हानि आ जाती है करोड़ों का, जिससे कृषि, आवास और बुनियादी ढांचों को बार बार नुकसान होता है, क्योंकि हमारी जो आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका अभाव है। पुनर्निर्माण लागत आर्थिक विकास को धीमा करता है, चाहे वो नाली हो, नदी प्रबंधन हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम ही क्यों ना हो, बाढ़ नियंत्रण पर निवेश की जरूरत है साथियों। और अगर मैं तुलना करूं, जो राज्य भौगोलिक जोखिमों के प्रति पूर्व निवेश किए हैं, चाहे वो ड्रेनेज के मार्फत से, वाटर शेड के मार्फत से या ई बैंकमेंट से करते हैं, वहां नुकसान कम और रिकवरी तेज होता है। और छठा कारण जो है जानते हैं, अंधविश्वास और हमारी समाज की कुरीतियां। एनएफएचएस और सामाजिक सर्वे बताते हैं कि बिहारी समुदायों में विज्ञान साक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, जिसके तहत चाहे वो टीकाकरण संभावना हो, मातृ स्वास्थ्य हो, में सुधार हुआ है, पर परंपरागत मान्यताएं अभी भी प्रभावी हैं। मैं मानता हूं साथियों, जब हमारे पास विज्ञान नहीं थे तो वही परंपरा, वही अंधविश्वास हमारे सहारा थे, लेकिन आज तो डॉक्टर हैं, विज्ञान है, आप उन पर भरोसा कीजिए। आज के समय में जब विज्ञान टेक ओवर कर लिया, अब क्यों अंधविश्वास के सहारे बैठे हैं? ये जो अंधविश्वास है हमारे ज्ञान विनिमय और आधुनिक उपचार स्वीकार्यता को कमजोर करता है, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट बनने नहीं देता। और इसके प्रभाव जानते हैं, समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते, हम समय बर्बाद कर देते हैं। ये तमाम टोटकों में बालिकाओं की शिक्षा पर प्रभाव आता है, महिला स्वास्थ्य के उपेक्षित विकल्प आते हैं। और वहीं विकसित राज्यों में हेल्थ एजुकेशन व जन सहभागिता अधिक प्रभावी रही है। और सातवां जो कारण है, महिला सशक्तिकरण में कमी। क्या स्थिति है जानते हैं? महिला साक्षरता दर और श्रम भागीदारी कई जिलों में राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है। एनएफएचएस डाटा में महिला स्वास्थ्य, प्रजनन तथा पोषण के जुड़े सूचक भी चिंताजनक रहे हैं। साथियों, आप जान रहे होंगे कि पुरुष और महिला का अनुपात लगभग 50% होता है। जहां 50% पॉपुलेशन नॉन प्रोडक्टिव, किसी भी तरह की धन सृजन नहीं कर रहे हैं, ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार का विकास होगा साथियों? ये सब शिक्षा के कारण हैं। अगर एनएफएचएस डाटा में देखें तो महिला स्वास्थ्य, प्रजनन और पोषक के कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि अगर मैं अभी डिटेल में बताऊं बड़ा ही डिटेल हो जाएगा। इतना ही बोलूंगा
कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, निर्णय अधिकार बढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं बार बार केरला की बात कर रहा हूं, जहां महिला साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही मजबूत रही हैं, वहां सामाजिक संकेतक जो इंडिकेटर्स है बेहतर रहे हैं। कम बाल मृत्यु, ज्यादा स्कूल शिक्षण और निर्णय भागीदारी रही है। साथियों, जहां भी ये जो मोर्टेलिटी रेट होगा ना ज्यादा, वहां प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि महिला को पता है कि बच्चे तो जीवित नहीं रहेंगे, उन्हें पहले ही पता है मर जाएंगे, तो ज्यादा ही प्रजनन होगा। तो इस तरह से ये सब कनेक्टेड है हमारी सुविधाओं से, हमारी शिक्षा से। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं की जो कमजोर स्थिति है, बदतर स्थिति है, खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जो पीएचसी हैं, डॉक्टर प्रति जन, अस्पताल बिस्तर की उपलब्धता ग्रामीण जिलों में अपर्याप्त रही है। साथियों, इससे मातृ शिशु मृत्यु जो है, मोर्टेलिटी रेट, संक्रमण, रोग प्रबंधन और सामान्य स्वास्थ्य बोझ पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। अगर एनएफएचएस रिपोर्ट की कुछ संकेत में बेशक सुधार आए हैं, लेकिन अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है। और इसका परिणाम क्या होता है जानते हैं? बीमारी होने पर विकेंद्रीकृत व सामुदायिक इलाज की कमी से इलाज लागत जो होता है वो बढ़ता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सीरियस होने पर आप जाते हैं। हमारे उत्पादन और विद्यालय उपस्थिति घटती है। विद्यालय जो विकसित राज्यों की तुलना में हमारे जो हेल्थ इन्वेस्टमेंट है, इसका अंतर बहुत ही ज्यादा है साथियों, चाहे वो डॉक्टर, हॉस्पिटल, किसी में। और 9वां कारण क्या है जानते हैं? डेमोग्राफिक प्रेशर, जनसंख्या दबाव कहते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व जो डेंसिटी है ना, अखंड बिहार से जब बिहार बना, यह और भी ज्यादा हो गया। अभी भी जो अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन दर टीएफआर में गिरावट हुई है, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत अधिक है। संसाधन जैसे भूमि हो गए, जल हो गए, रोजगार, इन पर दबाव बनते हैं। और एनएफएचएस 5 में बिहार का कुल प्रजनन दर जो राष्ट्रीय औसत है, इससे ऊंचा दिखाई देता है। परंतु खुशी की बात है कि यह घटने की दिशा में है। और इसका परिणाम क्या होता है जानते हैं? संसाधन वितरण, जो रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रति व्यक्ति हमारे निवेश है, ये कम हो जाता है। चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार के निवेश के लिए सीमित गुंजाइश बच जाती है। और जो अंतिम कारण मैं बताऊंगा साथियों, राज्य से पलायन, आउट माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन। युवा रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। इससे गांवों में क्या होता? श्रम शक्ति या ऊर्जा घटती है, बोलते छठुआ माल रह गए। प्रवासी निधि आती है, पर स्थानीय उद्यम और ज्ञान बेस कमजोर हो जाता है। साथियों, लोकल में पावर इतना नहीं रह जाता है। सीएमआई अन्य स्रोतों में केंद्रित जो प्रवासी आंकड़े दिखाते हैं, कई क्षेत्रीय युवा बाहर रोजगार हेतु जाते हैं। जहां स्थानीय रोजगार, कौशल केंद्र और उद्यम को प्रोत्साहन मिला है, कुछ दक्षिणी या पश्चिमी राज्यों की तुलना कर लीजिए, वहां पलायन क्रमिक रूप से नियंत्रित हुआ है। तो अगर मैं सिंथेसिस करूं, ये तमाम 10 कारण ये आपस में जुड़े हुए हैं साथियों। आप इस तरह से समझिए कि यह अशिक्षा से शुरू हुआ। इसके कारण क्या हुआ? सूक्ष्म कौशल का अभाव हुआ, जो स्किल बेस्ड लर्निंग है इसके घट गए, और वो घटे तो इससे बेरोजगारी हुई, और जब बेरोजगारी हुई तो पलायन हुआ, और जब पलायन हुआ तो स्थानीय निवेश की कमी हो गई। और इसी चक्र में, इसी साइकिल में हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, और प्राकृतिक जोखिम, जो बाढ़ की वजह से खतरनाक फीडबैक मिलता है। नीति आयोग के राज्य विश्लेषण यह दिखाते हैं कि वित्तीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास सूचक जो HDI है, इस पर बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे रहा है। पर सकारात्मक यह है कि कई सूचक पिछले दशक में बेहतर हुए हैं, पर दूरी अभी भी बहुत है, फासला अभी भी बहुत ज्यादा है। साथियों, इन तमाम कारणों का आप समझते हैं कि क्या स्टेक होल्डर जो हैं, इन पर राजनीतिक या सामाजिक क्या बर्डन आता है? तो अगर सरकार स्तर पर बात करूं तो नीतिगत जो निरंतरता है,
लक्षित निवेश स्किल, एमएसपी, एग्रो प्रोसेसिंग, फ्लड रिजिलियंस और सुशासन जरूरी है। नीति रिपोर्ट में भी यही प्राथमिकता सुझाई गई है। हमारे वोटर्स, मतदाता जो है, समाज, जागरूक मतदान, अंधविश्वास का परित्याग और बालिकाओं स्वास्थ्य में निवेश ही दीर्घकालिक बदलाव लाएगा। प्राइवेट सेक्टर, जो निजी क्षेत्र हैं, प्रवासी, लोकल एमएसएमई, टेक हब और स्कॉलरशिप, नॉलेज इन्वेस्टमेंट को, पलायन को रोका जा सकता है। साथियों, बिहार अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी आज भी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमने विस्तार में चर्चा किया कि किस प्रकार ये जो इलिटरेसी है, बिहार की साक्षरता दर 70.9% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 79.7% और महिलाओं की 60.5% है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो यह दर और भी कम है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में असमानता स्पष्ट होती है। अब आप बात करेंगे इसका समाधान क्या है, तो सरकारी स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत की जाए। निजी क्षेत्र पर भी है, निजी संस्थाएं और एनजीओ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करें। समाज पर भी है, परिवारों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, बिहार की बेरोजगारी दर जानते हैं 3.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ी अधिक है। हालांकि यह दर अन्य राज्यों की तुलना में कम है, क्योंकि कई लोग बाहर गए हैं। अगर उनके अंदर बिहार आ गए तो फिर से रोजगार कम हो जाएंगे और ये दर और भी घट जाएंगे। लेकिन रोजगार के अवसर की कमी बनी हुई है। अब इसका समाधान क्या है, तो सरकारी स्तर पर उद्योगों की स्थापना और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी देना तो संभव नहीं है। सरकारी नौकरी कहां से आती है साथियों? गवर्नमेंट के रेवेन्यू के द्वारा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? लोगों का टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। इसी टैक्स से तो गवर्नमेंट की सर्विसेज को पेमेंट किया जाता है। यानी अगर पेमेंट ही नहीं हो रहा तो कहां से वो पेमेंट करेंगे? तो सरकारी नौकरी सबको देना और सब इसी तलाश में रहें तो यह बस की बात नहीं है। निजी क्षेत्र नौकरी प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी किया जाए और हम समाज के लोगों पर भी, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। और तीसरा जो कारण हमने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी, यानी बिहार में सड़क, बिजली, जलापूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी विकासशील है, डेवलप हो रहे धीरे धीरे। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब इसके समाधान के लिए अगर सरकारी स्तर तो सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए और निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति बनाई जाए, तब वो प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे। और समाज के तो स्थानीय समुदायों को भी उन इंफ्रास्ट्रक्चर को परियोजनाओं में भागीदारी के लिए प्रेरित की जाए। और बिहार के लिए जैसा मैंने बताया साथियों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो राजनीतिक अस्थिरता है, हर बार पार्टी चेंज हो रहे हैं, मंत्री चेंज हो रहे हैं, मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, ये नीतियों में निरंतरता का अभाव पैदा करता है और राजनीतिक अस्थिरता विकास कार्यों में एक बहुत बड़ा बाधक होता है। इसके लिए समाधान क्या है, तो नीतिगत स्थिरता और दीर्घकालिक योजना पर ध्यान केंद्रित किया जाए। चाहे कोई भी पार्टी आए पावर में, उस नीति के अनुसार ही चलेगा, न कि अपने हित में, अपने वोटर के हित में। वो राज्य के हित में चलेगा, सिर्फ उनके हित में नहीं जो उन्हें वोट दिया है। निवेशकों को, प्राइवेट इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, तो राजनीतिक अस्थिरता का जब उन्हें आश्वासन मिलता है तब वो इन्वेस्ट करने भी आते हैं साथियों। और हम समाज के अगर बात करें तो हम जैसे मतदाताओं को, सभी को जागरूक किया जाए ताकि वो स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का सही चयन कर सकें। और बाढ़ और आपदा प्रबंधन की जो कमी है, फ्लड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिफिशियंसी जो बिहार में है,
और उसके वजह से उत्तर बिहार के 73.63% क्षेत्र में बाढ़ की संभावना हमेशा बने रहती है, जिससे हर वर्ष जनजीवन प्रभावित होता है। इसके समाधान के लिए क्या करना होगा? सरकार को बाढ़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित एजेंसियों की स्थापना करनी पड़ेगी। ये डिटेक्ट कर लिया जाए 2 दिन 1 दिन पहले कि यहां नुकसान होने वाला है, ताकि अधिक से अधिक जान माल की हानि को रोका जा सके। अगर मैं निजी क्षेत्र की बात करूं तो आपदा रोधी अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें निवेश किया जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा हो, जहां से भी जैसे भी हो, जैसे विदेश में ऑलरेडी है ये सब। और समाज के लिए स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो कैसे बच सकते हैं इससे अगर ऐसी स्थिति आती है। और छठा जो है बड़ा ही अहम है साथियों, सुपरस्टिशन एंड सोशल इविल्स, जो हमारे समाज में अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां हैं, इनके कारण अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां समाज में आज भी व्याप्त हैं, जो विकास में बाधक होती हैं। और इसके लिए सरकार अंधविश्वास उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। निजी क्षेत्र को भी इसमें आगे आना चाहिए। सामाजिक संगठनों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। और हम समाज के लिए परिवार को बच्चों में मनोवैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाए। और 7वां बिंदु जो मैंने बात किया, लैक ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में जो कमी है, इसके लिए सरकारी स्तर पर महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और नीतियों की शुरुआत की जाए। और निजी क्षेत्र के द्वारा भी महिलाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाए जाएं। और अगर समाज में बात करता हूं तो परिवार को बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया जाए। जो 8वां कारण मैंने बात किया, पुअर हेल्थ सर्विसेज, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में कमी है। तो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और गुणवत्ता में सुधार किया जाए। और निजी क्षेत्र के द्वारा भी स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश और भागीदारी बढ़ाई जाए, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जब बढ़ती है तभी वास्तविक विकसित राज्य होते हैं। और ये जो पॉपुलेशन प्रेशर है, बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 12 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है हमारे बिहार का। तो इस पर सरकारी स्तर पर क्या समाधान किया जा सकता है? तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। निजी क्षेत्र के द्वारा भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं में निवेश बढ़ाया जाए। और हम जैसे सामाजिक प्राणी के लिए परिवारों को छोटे परिवार के लाभों के प्रति जागरूक किया जाए। और अंतिम, आउट माइग्रेशन यानी कि राज्य से पलायन। बिहार के 74.54 लाख प्रवासियों में से 30% ने रोजगार के कारण पलायन किया है साथियों। मजबूरी में, अगर आपको बेहतर अवसर मिल रहा तो आप जरूर जाइए, पर मजबूरी में नहीं, छोटे काम के लिए नहीं, लेबर भी जाते हैं। अन्य राज्यों में उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ती है। तो इसमें सरकारी स्तर पर क्या समाधान है? स्थानीय उद्योगों और रोजगारों के अवसरों की स्थापना की जाए। जो लेबर बाहर जाके काम कर रहे हैं वो वहीं बिहार में काम करें, अपने मकान में, वहां स्लम में रह रहे हैं, यहाँ घर में अपने माता पिता बच्चों के साथ रहेंगे। इसमें निजी क्षेत्रों को भी आगे आने की आवश्यकता है। नौकरी और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाए और समाज के हर व्यक्ति के लिए स्थानीय स्तर पर उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सबको दिया जाए। तो हमने आज 10 कारण की बात की साथियों, जिसमें प्रमुखतः हमने बात किया इलिटरेसी की, अशिक्षा की, यानी कि शिक्षा प्रणाली की कमजोरी और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों की कमी। दूसरा बात किया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की, जहां उद्योग रोजगार अवसरों की अत्यधिक कमी है। अपर्याप्त औद्योगिकरण, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, निवेश की कमी और खराब बुनियादी ढांचा है। चौथा हमने बात किया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि नीतियों में निरंतरता का अभाव और भ्रष्टाचार है। पांचवा हमने बात किया पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, जल, परिवहन में पिछड़ापन है। छठा हमने बात किया फ्लड
एंड नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के, हर साल होने वाली बाढ़ से भारी आर्थिक नुकसान की और स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति जो है, पुअर हेल्थ केयर, चाहे वो डॉक्टर हो, अस्पताल हो, दवाओं की कमी हो, और अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां जो सुपरस्टिशन एंड सोशल इविल्स है, ये हमारे आधुनिक सोच की कमी पैदा करता है। और जो जनसंख्या विस्फोट है, जग जाहिर है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो हमारे सीमित संसाधनों पर और अत्यधिक दबाव डालता है, और राज्य से पलायन, माइग्रेशन, हमने बात किया, कुशल युवाओं को बाहर नौकरी की तलाश में जाना, तो ये सब पिछड़ेपन के कारण है। इसके लिए हमने समाधान भी बताया जो कि सभी स्तरों पर किया जा सकता है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों, वोटर्स हों, गवर्नमेंट हो, फैमिली हो, सोसाइटी। अगर मतदाता स्तर पर करें तो सजग मतदान, इन्फॉर्म्ड वोटिंग करने की जरूरत है। जाति, धर्म या लालच से ऊपर उठकर योग्यता और ईमानदारी और विकास दृष्टि वाले उम्मीदवार को हमें चुनना होगा। जन जागरूकता अभियान, पब्लिक अवेयरनेस करना होगा। गांवों में शिक्षा और विकास संवाद जैसे कार्यक्रम चलाएं ताकि मतदाता समझें कि वोट सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। और सिटीजन ओवरसाइट, नागरिक निगरानी, चुने गए प्रतिनिधियों से समय समय पर जनता संवाद सभा आयोजित कर जवाबदेही सुनिश्चित करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। और इसके साथ ही लोकल पार्टिसिपेशन, स्थानीय भागीदारी हो, चाहे वो पंचायत, नगर निकाय या ग्राम सभा में सक्रिय भाग लें ताकि योजनाओं कागज से जमीन तक पहुंच सके। और अगर मैं एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो शिक्षा में क्रांति की आवश्यकता है। एजुकेशनल रिफॉर्म, सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। बिहार के जिलों में एमएसएमई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाए। बाढ़ और प्रबंधन और पर्यावरण योजना, जो फ्लड मैनेजमेंट है, इसके लिए स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, वेदर मेट्रोलॉजिकल सिस्टम, नदी पुनर्संरचना योजना को प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज हेल्थ केयर हो, ऐसा नहीं कि हर चीज एम्स में ही होगा, दिल्ली ही जाना है, यहाँ ही जाना। हर प्रखंड में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को सशक्त किया जाए और टेलीमेडिसिन को लागू किया जाए। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, आरटीआई और लोकपाल व्यवस्था को सशक्त बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। और अगर परिवार और सामाजिक स्तर, एट द लेवल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल की बात करूं तो शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, एजुकेशन फर्स्ट पॉलिसी मानना चाहिए। प्रत्येक परिवार यह संकल्प ले कि हर बच्चा शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। अंधविश्वास का त्याग, रिजेक्ट सुपरस्टिशन, धर्म के नाम पर भय नहीं, ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि अपनाएं। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, बेटियों को समान अवसर, अनबैस्ड सुरक्षा और निर्णय निर्माण में भागीदारी दें। आज कई संस्था अनबैस्ड पुरुष महिला को बराबर अधिकार दे रहे हैं। स्वच्छता और अनुशासन, क्लीननेस एंड डिसिप्लिन, हर गली और समाज में स्वच्छता, समय पालन और श्रम को सम्मान दें। और सामाजिक एकता साथियों, सोशल हार्मोनी, जातिवाद और भेदभाव से ऊपर उठकर हम बिहारी हैं की भावना को सशक्त करें। इसके अलावा कई स्टेक होल्डर्स और भी हैं, चाहे वो एनजीओ हो, मीडिया हो, यूथ हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, ये सब को अलग अलग भूमिकाएं हैं। नया बिहार आंदोलन की शुरुआत कर शिक्षा, पर्यावरण और ग्राम विकास में भाग लेना होगा। मीडिया की जिम्मेदारी क्या होगा जानते हैं? सनसनी नहीं, समाधान आधारित पत्रकारिता करें। सनसनी से आपको टीआरपी मिल जाएगा, लेकिन देश नहीं सुधरेगा साथियों। जब देश नहीं सुधरेगा, राज्य नहीं सुधरेगा, तो आपका मीडिया क्या सुधर जाएगा? सनसनी नहीं, समाधान। और शैक्षणिक आधारों की जो संस्थानें हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनकी रोल भी है, इनकी भी पहल चाहिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू करें जिससे विद्यार्थी गांवों में साक्षरता फैलाएं। और प्रवासी बिहारी जो हैं अपने गृह जिले में नॉलेज इन्वेस्टमेंट करें, स्कॉलरशिप, लाइब्रेरी या टेक्नोलॉजी हब के रूप में योगदान दें।
ये यूनिफाइड विजन फॉर बिहार बनाने की जरूरत है। 2025 टू 2035 का लक्ष्य, अगले 10 साल का लक्ष्य। हर बच्चा शिक्षित, हर युवा नियोजित, हर परिवार स्वस्थ, हर गांव समृद्ध और हर मतदाता जागरूक। यही मंत्र। भक्ति से भरण पोषण, शिक्षा से सशक्तिकरण और कर्म से परिवर्तन। यानी बिहार की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान एक संयुक्त प्रयास से ही संभव है साथियों। उसमें सरकार, निजी क्षेत्र, समाज और परिवारों को मिलकर कार्य करना होगा। प्रत्येक हितधारक जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी भूमिका अहम है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो बिहार को समृद्ध और विकसित राज्य बना सकते हैं। साथियों, जब सूर्य अस्त होता है और घंटों पर दीप जलते हैं तो यह याद दिलाता है, यह केवल एक दिन का अंत नहीं बल्कि नई सुबह का वचन है। छठ का हर अर्घ हमें प्रेरणा देता है कि यदि एक नारी अपने तप से सूर्य को प्रसन्न कर सकती है तो हम सब मिलकर अपने बिहार को पुनः प्रभावी बना सकते हैं। आइए इस बार का छठ केवल पूजा का पर्व न बनाएं बल्कि परिवर्तन का पर्व बने। हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा लें कि हम बिहार को शिक्षा, स्वच्छता, समानता और विकास के सूर्य से प्रकाशित करेंगे, क्योंकि सच्ची आराधना वही है जो केवल भगवान को नहीं बल्कि भविष्य को भी प्रकाशित करे। छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ लिविंग हैप्पीली में अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताते हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आप सबों को आभार प्रकट करता हूं। साथ ही विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके सिर्फ लिखें जय हो छठी मैया। बेशक मैं आज बिहार के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया, लेकिन यह कायदे से सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष के लिए है, क्योंकि बिहार का आज जो हालत भारत में है यही विश्व में भारत का भी हाल है। तो हमें ये 10 सुझाव हर भारतवासियों के लिए लागू होता है, और वो जहाँ कभी कहीं भी हैं, जिस राज्य में हैं, जहाँ भी निवास करें, उन सब के लिए लागू है। और मैं यही शुभकामना दूंगा आप सबों को, छठी मैया इसी तरह से दीपवत बनाए रखें। हम फिर से मिलते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।